जय जिनेन्द्र। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वचायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। ये आपका चंद्र स्पष्ट हो गया, सूर्य हो गया। सूर्य में कोई दिक्कत है पंकज जी? जी भैया अभी देखा नहीं, हम पूछ लेंगे आपसे व्हाट्सएप पर। अच्छा, मतलब आपको टाइम नहीं मिला, हमें ऐसा लग रहा है। देखो इसमें हाँ, गणित वाला जो थोड़ा सा भाग है, थोड़ा सा क्लिष्ट शुरू में लग सकता है और कैलकुलेशन में मिस्टेक भी हो सकती है। संकल्प ने हमसे बीच में पूछा और उनको हमने देखा, चेक किया, काफी ठीक किया था, लेकिन बीच में थोड़ी सी अंक लिखने में त्रुटि कर दी थी। सुनीता जी ने भी हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क किया और फोन पे हमने काफी डिटेल में उनको समझा दिया है। तो बीच में जो भी आपको प्रॉब्लम है, फोन पे बिजी हो सकते हैं हम, बाकी व्हाट्सएप पे आप लिख देंगे तो हमारी सुविधा के अनुसार हम आपको व्हाट्सएप पे भी जवाब बता देंगे और फोन लगा के भी हम बता देते हैं। ठीक है। तो जैसे अब चंद्र स्पष्ट की विधि अलग है और इसके बाद शेष जो ग्रह हैं उनकी विधि एक समान है। तो उसमें हमने सूर्य स्पष्ट का आपको बता दिया था करके, और जिस तरह से सूर्य स्पष्ट किया है उसी प्रकार से शेष ग्रह स्पष्ट करने के लिए हमने आपसे अपेक्षा की थी। हमने लिखा था, बोर्ड आपको शेयर किया था कि इसी तरह आप शेष ग्रह स्पष्ट करके लिखिएगा। तो संकल्प ने प्रयास किया है और बाकी लोग, आप लोगों ने भी शायद किया हो, अगर नहीं किया है तो प्रयास करें, थोड़ा कोशिश करने से बनने लगेगा। और जहां आपको नहीं बनेगा या गलत होगा तो आप कहाँ दिक्कत आ रही है वो आप हमें बताएंगे, तो हम उसको आपको समाधान करके शुद्ध कर देंगे। ठीक है। अभी सूर्योदय के काल में जो हमने सूर्योदय अपना स्थानीय सूर्योदय के लिए देखा था, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो उसको हम अभी आप प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे कि सूर्य स्पष्ट में जो रेखांतर से रेखांश से हमने देशांतर का मान निकाल करके पूर्वी और पश्चिमी के हिसाब से घटाया है और जोड़ा है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे आपको। और अभी प्रैक्टिस आप बराबर कर लें जिससे आपको विधि पूरी समझ में आ जाए, इतना आप कर लें। तो ग्रह स्पष्ट से हम आगे बढ़ें क्या? आप लोग कर लेंगे? चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। आज के लिए हमने विषय रखा है कि जैसे हमने ये ग्रह स्पष्ट कर लिए और जन्म कुंडली में ग्रह स्पष्ट लिखते हैं, तो लिखने का हमने एक चक्र बना के बोर्ड पे आपको शेयर किया है। व्हाइट बोर्ड पे आप चक्र देख रहे हैं जिसमें लिखा है जन्म पत्रिका में नवग्रह स्पष्ट लिखने की विधि, और उसके नीचे हेडिंग डाले हैं स्पष्ट ग्रह चक्र। इसमें पहला कॉलम में ऊपर से नीचे हमने लिखा है राशि, अंश, कला, विकला। उसके बाद एक लाइन से इसको बंद कर दिया है और फिर उसके नीचे विकला के नीचे दैनिक गति लिखी है। तो दैनिक गति में 2 अंक हमने लिखे हैं सूर्य के नीचे। वे सूर्य की एक दिन की गति है जो पंचांग में दिया हुआ है, और पंचांग में अगर नहीं दिया रहता है, सभी पंचांग में एक सा नहीं मिलेगा। कोई पंचांग में दैनिक गति दी रहती है और कोई पंचांग में नहीं दी रहती है। अभी हमारे पास दूसरे लोग जो अपने पंचांग शेयर कर रहे हैं, उनमें हम देख रहे हैं कि सबका एक सा नहीं है पंचांग। तो जैसे दैनिक गति अगर नहीं दी है तो हम अगर दैनिक ग्रह स्पष्ट दिए हैं पंचांग में, तो उससे हम दैनिक गति निकाल सकते हैं। वक्री और मार्गी का ध्यान रखना होगा हमें। तो वक्री और मार्गी भी हमें पता कैसे चल जाता है? एक तो ये कि लिखा रहता है पंचांग में, जहाँ से ग्रह वक्री होते हैं वहां से लिखा रहता है। देखो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि सूर्य और चंद्र ये 2 ग्रह
सदा मार्गी होते हैं। मार्गी से मतलब क्या है कि अपने मार्ग में आगे आगे बढ़ते जाते हैं, ये कहलाते हैं मार्गी। और राहु और केतु ये दो ग्रह सदा वक्री रहते हैं, ये अपने मार्ग में हमेशा विपरीत चलते हैं। विपरीत से मतलब आप समझ रहे हैं ना, जैसे हम आगे जा रहे हैं और आगे जाते जाते पीछे उल्टे चलने लगें। जैसे गाड़ी में बैक गियर होता है ना, कार वगैरह में, तो बैक गियर लगाते हैं तो गाड़ी आगे जाने की बजाय पीछे जाने लगती है। तो इसी तरह से ये राहु और केतु में हमेशा बैक गियर रहता है, मतलब ये सीधे कभी नहीं चलते हैं। तो इसीलिए राहु केतु को उल्टी चाल मानते हैं, इनकी उल्टी चाल रहती है हमेशा, ठीक है। और सूर्य और चंद्रमा सदा सीधे चलते हैं, इन्हें मार्गी कहते हैं। अब शेष जो 5 ग्रह बचे, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 5 ग्रहों को पंच तारा भी कहते हैं। और ये 5 ग्रह दोनों प्रकार की गति इनमें पाई जाती है, कभी ये वक्री होते हैं और कभी मार्गी होते हैं। मार्गी अधिक समय रहते हैं और वक्री कभी कभी होते हैं। तो जब ये वक्री होते हैं तो पंचांग में इनकी जहाँ स्पष्ट ग्रह लिखे हैं वहाँ पर, और या जहाँ दैनिक गति लिखी है वहाँ पर लिखा रहता है वा का शब्द, वा का अक्षर लिखा होगा वा का मतलब वक्री, या पूरा लिखा होगा वक्री। कहीं कहीं जगह कम रहती है पंचांग में तो पूरा नहीं लिख करके संक्षेप में लिखते हैं। जैसे आपने देखा ना कि नक्षत्र वगैरह के नाम या योगों के नाम, वो भी शुरू का पहला अक्षर ऐसे संक्षेप में लिखा रहता है। तो उससे हमने याद किए हैं नक्षत्रों के नाम, योगों के नाम, तो उससे हम समझ लेते हैं। और दूसरे इस प्रकार से समझ लेते हैं कि क्रम है, जैसे नक्षत्र का क्रम है अश्विनी के बाद भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा। तो अगर मान लो पहला अक्षर एक समान भी मिल रहा है तो हम उस क्रम से पकड़ लेते हैं। तो आपको ये हम तरीका बता रहे हैं कि किस तरह से आप मतलब गलत नहीं जाएंगे, सही नक्षत्र आदि पकड़ेंगे। तो यहाँ वक्री के लिए वा आपको लिखा मिलेगा तो आप समझ लेंगे वक्री। और दूसरा तरीका है वक्री जानने का कि जैसे ग्रह है, ये सूर्य आप व्हाइट बोर्ड में जो हमने आपको शेयर किया है इसमें देख रहे हैं स्पष्ट ग्रह सूर्य में। तो सूर्य लिखा है इसमें 6, 4, 29, 32, ये राशि, अंश, कला और विकला के सामने सूर्य वाले खंड में, सूर्य के कॉलम में। तो अब आगे अगला दिन हम देखेंगे तो इससे और आगे होना चाहिए। 6 का मतलब 7 में चला जाए ऐसा नहीं है। राशि, अंश, कला, विकला, तो ये राशि के भाग हैं, अंश के रूप में, अंश के कला के रूप में, कला के विकला के रूप में। तो इसमें से विकला भी अगर बढ़े या कला बढ़े या एक अंश बढ़ जाए, जो भी वृद्धि हो जाए इतने मान में, इसका मतलब वो मार्गी चल रहा है। और आज जो है उससे आने वाले कल में, माने भविष्य में, अगर ये गति उल्टी वक्री गति है तो ये मान कम हो जाएगा। आज का जो मान दिया है आने वाले दिन में उससे कम हो जाएगा, मतलब ये पीछे जा रहा है। जैसे कोई आप किसी दिशा में, पूर्व दिशा में जा रहे हैं अपनी गाड़ी से और आप 10 किलोमीटर सीधे सीधे चले गए और फिर आपने 10 किलोमीटर चलने के बाद बैक गियर लगाया, गाड़ी रोकी, बैक गियर लगाया और उल्टी आपकी गाड़ी चली और आधा किलोमीटर आप पीछे चले, आपको मान लो वापस होना है और गाड़ी मोड़ने के लिए वहाँ स्थान नहीं है, तो आप बैक गियर में पीछे पीछे चले, तो फिर आप 10 से उल्टे आ गए तो 9.5 पे आ गए। तो ऐसे ही जो वक्री ग्रह जब उल्टे चलते हैं तो फिर इनकी जो ये स्पष्ट राशि, अंश, कला, विकला दिए हैं इसमें कम हो जाता है। इससे पता चल जाता है कि ये ग्रह वक्री है। तो ये 2 तरीके से आप जान सकेंगे। और दैनिक गति अगर नहीं दी है पंचांग में तो दैनिक गति आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? जैसे आप तारीख से या तिथि से ग्रह देख लें, आज का आपने देख लिया या जो भी तारीख का आपने देखा, मान लो 22 अक्टूबर को आपने देखा कि सूर्य स्पष्ट 6 राशि और इतने अंश, 4 अंश और कला विकला इतने पे है। और इसके बाद 23 अक्टूबर को वो उससे बढ़ के
होगा 6 4 29 32 से बढ़ के हो जाएगा 6 4 30 और कुछ भी कला। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये 29 कला से 30 कला पे पहुंच गया। तो 22 तारीख में 29 पे था, 23 तारीख में 30 पे पहुंच गया। तो 23 तारीख वाले सूर्य स्पष्ट में से 22 तारीख वाला सूर्य स्पष्ट हम घटा दें तो 22 तारीख को पूरे अहोरात्र में माने 24 घंटे में 60 घड़ी में सूर्य कितना चला वो दैनिक गति हमें कला विकला के रूप में प्राप्त हो जाएगी। जिस ग्रह की जितनी मंद या तीव्र तेज गति से चाल है उस हिसाब से आता है। तो अलग अलग ग्रहों की अलग अलग है। आप पंचांग खोलेंगे तो उसमें आप सारा पा जाएंगे। हमारी आपसे अपेक्षा है कि समय थोड़ा आप दें और पंचांग को नियमित देखें। पंचांग को देखने से बहुत सारा ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा और जहाँ समझ में नहीं आएगा तो वो आप हमसे अपना समाधान भी कर सकेंगे। इसलिए पंचांग को खूब देखें। और पंचांग के अलावा आपके पास ज्योतिष संबंधी जो भी पुस्तक उपलब्ध है, फिजिकली उपलब्ध है तो आप उसको देखें, और फिजिकल नहीं है तो आपको ऑनलाइन पीडीएफ के रूप में जो पुस्तकें उपलब्ध कराई हैं। पंकज जी के पास में और भी बहुत सारे पीडीएफ उपलब्ध हैं। तो पंकज जी, हम चाहेंगे कि आप जो जन्म पत्रिका निर्माण से संबंधी 1-2 पुस्तकें, प्रकाश जी ने ये बात कही थी उस दिन हमसे कि इस तरह की पुस्तकें और मिल जाएं, तो अगर आप डाल सकें तो उसको शेयर कर दें, तो उससे सभी लोग पीडीएफ को पढ़ के और अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है। तो अभी ये अगर ग्रह स्पष्ट आपसे नहीं बनेंगे तो अगली क्लास में हम इसको फिर से ले लेंगे। आज हम ले रहे हैं दशा के बारे में। दशा से मतलब होता है ये ग्रहों की दशाएं होती हैं। सभी जो 9 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, ये हमने क्रम जो बोला है ग्रहों का, तो ये एक विशेष क्रम है। ये क्रम इसलिए है, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, तो जो ग्रहों की विंशोत्तरी दशा होती है वो इसी क्रम में होती है, इसलिए हमने ये क्रम बोला है। फिर से आप सुने, सूर्य की विंशोत्तरी दशा। विंशोत्तरी से मतलब होता है विंश माने 20, उत्तरी माने 100, 120। ये सभी ग्रहों की दशा मिला करके 120 वर्ष हो जाती है। तो 120 वर्ष में कैसे विभाजन किए हैं आप देखें। सूर्य की विंशोत्तरी दशा होती है 6 वर्ष और चंद्र की दशा होती है 10 वर्ष। मंगल की दशा से मतलब आप विंशोत्तरी दशा समझेंगे। मंगल की दशा 7 वर्ष और राहु की दशा, इसको महादशा भी कहते हैं, माने इन सभी ग्रहों की ये महादशा है विंशोत्तरी दशा को। राहु है 18 वर्ष, गुरु की महादशा 16 वर्ष, शनि की महादशा 19 वर्ष, बुध 17 वर्ष, केतु 7 वर्ष और शुक्र 20 वर्ष। देखो, सबसे ज्यादा शुक्र की महादशा होती है विंशोत्तरी में और सबसे कम सूर्य की होती है 6 वर्ष। अब ये विंशोत्तरी महादशा कैसे निकालते हैं? 3 प्रकार की दशाओं का वर्णन आता है ज्योतिष शास्त्र में। एक तो ये जो हम बात कर रहे हैं विंशोत्तरी महादशा की, इसके बाद दूसरी दशा होती है अष्टोत्तरी और तीसरी होती है योगिनी दशा। इस प्रकार के नाम आपको ज्योतिषियों के माध्यम से सुनने को मिल जाएंगे, या जो बुजुर्ग लोग, अनुभवी लोग रहते हैं वो ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं कुछ कुछ, तो उनके अनुभव में, उनसे चर्चा में ये बातें सुनने को मिलती हैं कि अभी तो योगिनी चल रही है या अष्टोत्तरी दशा, या उसके तो अभी राहु की महादशा चल रही है तो उसका कार्य अनिष्ट हो रहा है। इस तरह से हर जातक से मतलब जिसके बारे में हम विचार कर रहे हैं, जिसकी जन्म पत्रिका हम देख रहे हैं या जिसकी बना रहे हैं, जिसका फल बता रहे हैं, उसे जातक बोलते हैं। और दूसरा ताजिक होता है,
ताजिक से मतलब जैसे कोई नगर के बारे में हम विचार कर रहे हैं या देश के बारे में विचार कर रहे हैं, तो उसकी उनकी भी इसी तरह जन्म पत्री बनती है। भारत देश जिस समय जिस मुहूर्त में भारत का निर्माण हुआ, तो उस समय की जन्म पत्रिका बनाई गई। किसी भी चीज़ की हम जन्म पत्रिका बना सकते हैं, देश की बना सकते हैं। इसी तरह से कोई प्रश्न कुंडली बनती है, तो किसी ने प्रश्न पूछा तो उसके प्रश्न का जो समय है उसके हिसाब से। देखो जन्म पत्रिका बनाने में हमें क्या चाहिए है, 3 चीजें ही तो चाहिए, 3 भी 2 चाहिए मुख्य रूप से। एक तो उसका स्थान चाहिए और दूसरा समय चाहिए। तो समय में तारीख और समय जो घड़ी का समय है, ये दोनों चीजें आ जाएंगी। तो मुख्य रूप से उसका स्थान और समय, समय के 2 चीजें, तारीख और एक्चुअल उसका घड़ी का टाइम, इतनी चीजें चाहिए। तो प्रश्न पूछने वाले की हम प्रश्न कुंडली बनाएंगे, तो उसके प्रश्न का क्या उत्तर होगा ये बताने के लिए प्रश्न कुंडली बनाई जाती है। तो अभी आप थोड़ा इसमें परिपक्व हो जाएंगे, तो फिर हम आपको जन्म पत्रिका के फलादेश कैसे करते हैं, उसी में प्रश्न कुंडली का फलादेश भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ आपने समझ लिया, इनको जोड़ करें हम। सूर्य 6 वर्ष, चंद्र 10 वर्ष, मंगल 7, राहु 18, गुरु 16, शनि 19, बुध 17, केतु 7 और शुक्र 20। आप जोड़ करके देखो कितना जोड़ आता है, बताओ हमें। जो सबसे पहले कर लेगा वो बता दे। 102। संकल्प 102 बोल रहे हैं। संकल्प राहु के 18 वर्ष छोड़ दिए आपने। 18 बोल है। जी 120। ठीक है, 120 सही है। ठीक है, तो 120 वर्ष कुल विंशोत्तरी दशा होती है। देखो हम आपके लिए बताएं, ये काल परिवर्तन के हिसाब से पंचम काल जैन आगम के अनुसार हम बात कर रहे हैं। पंचम काल दुखमा काल जब प्रारंभ हुआ, तो दुखमा काल के प्रारंभ में 120 वर्ष आयु थी और ये 21,000 वर्ष तक ये पंचम दुखमा काल जैनागम के अनुसार प्रवर्तमान रहता है। और इसमें क्रमशः आयु अवसर्पणी ये चल रहा है कल्प काल में, तो आयु इसमें क्रमशः कम होती जाती है। तो 120 वर्ष से घटते हुए ये 7 इसके विभाग किए जाते हैं 21 वर्ष के, और एक एक विभाग में 3,000 वर्ष आते हैं बराबर के 7 विभाग किए। तो क्रमशः उसी आनुपातिक रूप से आयु घटती जाती है। तो इस वर्तमान दुखमा पंचम काल के प्रारंभ में मनुष्य की अधिकतम आयु 120 वर्ष थी। तो ये विंशोत्तरी महादशा के हिसाब से 120 वर्ष माना है। और ये विंशोत्तरी महादशा में उस जातक की मृत्यु कब होगी ये गणना इसमें की जाती है। और भी बीच में फलादेश किए जाते हैं अलग अलग ग्रहों की दशा में, जातक की कैसा फल उसको मिलेगा, वो जो कार्य कर रहा है वो उसका कार्य उस समय सफल होगा कि नहीं होगा। ये बहुत अच्छा विंशोत्तरी दशा से विचार किया जाता है और प्रायः ये बिल्कुल सही और सटीक निकलते हैं। 90% तक सही इसमें पाया गया है। तो बहुत अच्छा तरीका है ये। और भी तरीके हैं फलादेश करने के, लेकिन ये तरीका विंशोत्तरी महादशा हमारे क्षेत्र में प्रचलन में है और बहुत अच्छा फल इसका आता है। आप आगे फलादेश देखेंगे तो देखेंगे कि बिल्कुल एक्यूरेट इसमें समय भी निकाला जा सकता है कि इस तारीख को इतने बजे ये घटना घटित होगी, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। अब जिसका जन्म हुआ है तो ये 9 ग्रहों में से किसी न किसी ग्रह की उस समय दशा चल रही होती है और उसके बाद इसी क्रम में जो क्रम हमने 9 ग्रहों का आपको बोला है, इसी क्रम में वो दशा उसके जीवन पर्यंत मरण होने तक बराबर बदलती रहती है। इसी क्रम में जैसे सूर्य की अगर चल रही है तो फिर आगे चंद्र की आएगी, फिर मंगल की। अब देखना ये है कि जन्म के समय कौन से ग्रह की महादशा चल रही है। ये चीज जानना बहुत आसान है। आप ऐसे चुटकी बजाते हुए 1 मिनट में समझ जाएंगे। आप सभी अच्छे ब्रिलियंट हैं और अच्छे लगन से आप सीख रहे हैं। तो आप देखो, हम आपको 1 मिनट में बता देते हैं, आप तुरंत जान जाएंगे कि जिस बच्चे का आज जन्म हुआ है तो कौन से ग्रह की महादशा में इसका जन्म हुआ है। और फिर
जैसे सूर्य में अगर हुआ है तो सूर्य की दशा 6 वर्ष है, सूर्य की दशा जैसे ही खत्म होगी तो चंद्र की शुरू हो जाएगी, 10 साल चंद्र की चलेगी, चंद्र की जैसे ही खत्म होगी तो मंगल की शुरू हो जाएगी, 7 साल मंगल की चलेगी। ऐसे उसके मृत्यु होने तक बराबर ये इसी क्रम में दशा चलती जाएगी। लेकिन सूर्य से ही सबका शुरू होता हो ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है आज जिसका जन्म हुआ उसकी दूसरे ग्रह की दशा में जन्म हुआ हो, तो वो ग्रह दशाएं जो बोलते हैं ना कि जैसी जिसकी ग्रह दशाएं हैं वैसा उसका जीवन चलता है, तो यही है वो ग्रह दशाएं। आपके देखो ज्ञान चक्षु खुलते जा रहे हैं। अब नक्षत्रों के आधार पे महादशा का विचार किया जाता है। तो किस नक्षत्र में जन्म हुआ है बालक का, बच्चे का, उस नक्षत्र के अनुसार ये दशा तय होती है कि किस ग्रह की महादशा में इस जातक का जन्म हुआ है। और ये प्रारंभ होता है सूर्य से। हमने सूर्य चंद्र इस क्रम में जो रखा है, तो सूर्य से प्रारंभ हम करें तो कृत्तिका नक्षत्र में अगर जन्म हुआ है बच्चे का, आप नोट कर लें जो लिख रहे हैं, जो नहीं लिख पा रहे हैं तो बाद में वीडियो सुन करके उसको अपना शुद्ध कर लेंगे और बोर्ड पे भी हम लिख देंगे, शेयर कर देंगे, तो उससे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो कृत्तिका नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ है उसकी सूर्य की महादशा चल रही है। उसके बाद नक्षत्र के क्रम से आप आगे बढ़ते जाएं। बस पूरा ज्ञान आपको मिल गया, हमने आपको सूत्र वाक्य बता दिया, अब आप स्वयं निकाल लेंगे। कृत्तिका के बाद कौन सा नक्षत्र आता है? रोहिणी। तो रोहिणी में चंद्र की, ये 9 ग्रह का जो क्रम हमने बोला है ना, उसी क्रम से आप बढ़ते जाओ, एक एक नक्षत्र आगे बढ़ते जाओ। रोहिणी के बाद मृगशिरा में मंगल, आर्द्रा में राहु, पुनर्वसु में गुरु, पुष्य में शनि, आश्लेषा में बुध, मघा में केतु, और मघा के बाद फिर हम आ जाएंगे उत्तरा फाल्गुनी। तो उत्तरा फाल्गुनी में सूर्य, यहाँ 9वां ग्रह जो है, तो यहाँ आपको नहीं जाना है, ठीक है। उत्तरा फाल्गुनी में फिर से सूर्य, फिर आगे बढ़ते जाएं। हस्त में चंद्र, चित्रा मंगल, स्वाति राहु, विशाखा गुरु, अनुराधा शनि, ज्येष्ठा बुध, मूल केतु, पूर्वा फाल्गुनी शुक्र, नहीं मूल के बाद हाँ मूल के ज्येष्ठा मूला, पूर्वा फाल्गुनी। इसके बाद उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी में सूर्य है। उत्तरा फाल्गुनी के बाद श्रवण चंद्र, पूर्वा फाल्गुनी के बाद उत्तरा फाल्गुनी में सूर्य, श्रवण में चंद्र, घनिष्ठा में मंगल, शतभिषा राहु, पूर्वा भाद्रपद गुरु, उत्तरा भाद्रपद शनि, रेवती बुध। अब इसके बाद अश्विनी में आ जाएंगे, तो अश्विनी में केतु और भरणी में शुक्र। इस तरह से 27 नक्षत्रों में 3-3 नक्षत्र एक एक ग्रह की महादशा के लिए निश्चित हैं। इसमें विशेष ये देखना रहेगा, जैसे ये तो हमने पा गए हम कि अश्विनी में अगर जन्म हुआ है तो केतु की महादशा चल रही है, भरणी में हुआ है तो शुक्र की चल रही है, ठीक है, और कृत्तिका में सूर्य की चल रही है, ये हमने पा गए हम। लेकिन सूर्य की है, कृत्तिका में जन्म है, तो 6 वर्ष में से कितना समय बीत चुका है और कितना समय अभी और चलेगा, ये गणित करना पड़ेगा। एक बार माने प्रारंभ में जन्म के समय जिस ग्रह की महादशा चल रही है उस महादशा में कितनी दशा बीत चुकी है और कितनी अभी शेष है, क्योंकि कृत्तिका तो पूरा लगभग 24 घंटे रहेगा नक्षत्र, ठीक है ना, और हमारा इष्टकाल कृत्तिका का कितना समय बीत चुका है उसके अनुसार हम त्रैराशिक करके निकालेंगे कि कृत्तिका का कुल टोटल मान कितना है उस दिन नक्षत्र का।
उस टोटल मान में से कितना बीत चुका है उसके जन्म के समय तक, माने इष्टकाल जो उसका है उस समय तक कितना समय बीत चुका है कृत्य का और कितना शेष है, उसके हिसाब से हम सूर्य के 6 वर्ष को त्रैराशिक करके निकाल लेंगे। तो इसमें ये पा जाएंगे कि जातक के जन्म से सूर्य की इतने वर्ष या इतने माह और इतने दिन और घंटे, इस तरह से इतनी दशा शेष है। अभी समय हो रहा है, अगली क्लास में हम आपको ये स्पष्ट करना बता देंगे। तो केवल जन्म के समय जिस ग्रह की महादशा है उसका हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आगे के ग्रहों की तो जितने वर्ष है उतने वर्ष पूरी चलेगी, ठीक है ना। और इस प्रकार से विंशोत्तरी महादशा का चक्र जन्म कुंडली में बना करके जैसे स्पष्ट ग्रह चक्र लिखते हैं उसी प्रकार से विंशोत्तरी महादशा का चक्र बनाते हैं। और फिर हर ग्रह की महादशा में सभी 9 ग्रहों की अंतर्दशा चलती है। जो हमने अभी आपको बताया ना कि जब फलादेश करेंगे तो किस तारीख को कितने बजे कितने टाइम पे क्या घटना घटित होना है उस जातक के लिए, एक्सीडेंट वगैरह दुर्घटना कोई होती है या कोई विशेष लाभ किसी समय विशेष में होना है, तो उसका बिल्कुल सही समय हम इससे निकाल सकते हैं। गणना अगर हमारी सही है, इष्टकाल हमने सही निकाला है और नक्षत्र का मान वगैरह सही हमने निकाला है, तो एकदम एक्यूरेट टाइम आ जाता है कि इतने बजे इस जातक के साथ इस प्रकार की अच्छी घटना या बुरी घटना ये होना संभव है। तो ये ज्ञान होने से क्या होता है कि अगर कोई बुरी घटना हमारे साथ घटित होना है, जैसे हम घर से निकले और हमें ये पहले से पता हो कि अभी थोड़ी देर बाद बारिश आने वाली है, तो हम घर से निकले तो हम इंतजाम करके निकलें तो हम उसके बारिश से भीगने से बच सकें, उस नुकसान से बच सकें। तो इसका उद्देश्य यही है। ग्रहों की चाल से, दशा आदि से हम ये जान जाते हैं कि किस समय क्या घटना अच्छी बुरी घटित होना है। अच्छी घटना घटित होना है तो उसका हम फल और ज़्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके तरीके हैं। कोई बुरी घटना घटित होना है तो उसके फल में हम कमी कैसे कर सकते हैं, क्या उपाय करें, ये चीज़। जैसे कोई क्या खाने से बीमार होते हैं या कोई बीमारी है, किसी को खांसी है, बुखार है, इस प्रकार से कोई अन्य बीमारी है, तो उसमें क्या पथ्य वो ले कि उस बीमारी के प्रकोप को कम किया जा सके। और अगर अपथ्य लेता है तो फिर वो बीमारी और बढ़ जाती है। इस तरह से आयुर्वेद में जो कथन आता है, तो सभी से संबंध है ज्योतिष का। ज्योतिष शास्त्री जो ज्योतिष के ज्ञाता हैं वो इस प्रकार से फलादेश बता देते हैं, तो बीमारियों में भी इससे लाभ उठा सकते हैं। कोई एक्सीडेंट वगैरह दुर्घटना वगैरह होने का काल है, उससे बचा जा सकता है। इस प्रकार के बहुत सारे हमारे अनुभव हैं जिसमें अनेक लोगों ने लाभ उठाया है। तो आप जब इसमें परिपक्व हो जाएंगे तो आप स्वयं अपने जीवन में इसका लाभ उठा सकेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी बता करके उनको भी लाभान्वित कर सकेंगे। तो आज आपने विशेष रूप से विंशोत्तरी महादशा के बारे में जाना है। आगे इसको स्पष्ट करना और महादशा में कैसे हर ग्रह की महादशा में सभी 9 ग्रहों की अंतर्दशा एक एक करके आती है, तो उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसी के साथ आगे अष्टोत्तरी दशा, योगिनी दशा, इनके बारे में बात करेंगे। आज का समय आपका पूरा हो गया है, तो आज की क्लास हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। और आपसे हमारा पुनः अनुरोध है कि आप थोड़ा परिश्रम करें, समय दें और पंचांग देखें और गणित करने में डरें नहीं। बहुत आसान सा गणित है और चूक भी हो जाती है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सुधार लेंगे और सुधार करके फिर जब आप परिपक्व हो जाएंगे तब इसका उपयोग करें। एक विशेष बात हम आपसे कहेंगे कि अभी आप किसी को ये नहीं कहें कि हम ज्योतिषी हैं या हमें ज्योतिष आता है और हम आपको कुछ बता सकते हैं। पहले आप अच्छी तरह से परिपक्व हो जाएं। अभी हम आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताएंगे बीच में कि फाइनल जब आप हो जाएं, जैसे कोई क्लास में जब पास हो जाता है तभी वो डिग्री उसको मिलती है, इसी प्रकार से जब आप परिपक्व हो जाएंगे तब हम बता देंगे कि अब आप ये कार्य करने में सक्षम हैं, आप कर सकते हैं। इस बीच में बहुत सारी चीज़ें अभी उसमें आपको सुधार करनी होंगी, तो आगे की क्लास में आप समझेंगे।
आप सभी ने अपना समय दिया और बड़ी रुचि और लगन से इस क्लास को सुना है, ज्योतिष ज्ञान प्राप्त किया है। आप सबके लिए धन्यवाद। और इस प्रकार आज की क्लास पूर्ण होती है। प्रमो अरिहंताणम्।